जेट ज्वेलर्स लिमिटेड, फिलहाल शेयर प्राइस है 138 रुपीज़ और इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, लगभग 558 करोड़ का मार्केट कैप है। तो हमेशा स्मॉल कैप अमाउंट में आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है आपको पता है, हमेशा स्मॉल अमाउंट लगाना चाहिए। और अभी ऑलरेडी लगभग देखेंगे शेयर 45 to 48% यहाँ पे क्रैश हो चुका है। तो NSE एंड BSE स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 दिसंबर 2023 में मार्केट में लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। तो यहाँ पे एक टाइम पे तो काफ़ी रिटर्न दे रहा था, जब मार्केट में लिस्ट हुआ था लगभग 100% का रिटर्न दे रहा था। उसके बाद एक गिरावट लगभग 45% गिरावट हुआ और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं ऊपर। और जो गिरावट हुआ, गिरावट से फिर उसके बाद में अच्छा 71% 19 जुलाई 2024 से 3 जनवरी 2025 तक लगभग 71% यहाँ पे रिटर्न दिया। और रिटर्न देने के बाद में अभी ओवरऑल स्टॉक मार्केट जब गिरावट का माहौल बना तो स्टॉक यहाँ से नीचे गिर रहा है। कितना गिरा नीचे, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 36% यहाँ पे नीचे गिरा। तो इस स्टॉक्स में ऐसा क्या हुआ है, जो इसका प्रोडक्ट समझते हैं और इसका बिजनेस फंडामेंटल A to Z डिटेल समझते हैं। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए वीडियो को डिस्कस करते हैं। ज्वेलर अभी मार्केट कैप है 552 करोड़ और इसका जो अभी शेयर प्राइस है देखते हैं ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो उसके लिए चेक करना होगा स्टॉक पी यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो अभी 16.8 है यानी कि 17 बोल सकते हैं। कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी के साथ में, इंडस्ट्री पी अभी 31 है। तो उसके हिसाब से अभी स्टॉक बिल्कुल अंडर वैल्यूड है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 45% यहाँ पे हाई से करेक्शन हो चुका है। तो अभी बाय करने का सही मौका है या गलत है, तो अभी समझते हैं कि इस स्टॉक्स में यहाँ पे नेगेटिव क्या क्या है और पॉजिटिव क्या क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि देखो गोल्ड एंड ज्वेलरी का भी आगे एक वीडियो बनाया, क्योंकि गोल्ड एंड ज्वेलरी है ना अभी भाई बहुत ही पॉपुलर है। तो हो सकता है कि आने वाला दिनों में आगे तो गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर्स आगे जा सकता है। तो इसकी वजह से जस्ट मैं कंपेरेटिव वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि कुछ कंपनी का कर्जा कितना है, 123 करोड़। और इसके अलावा यहाँ पे कर्जा डेट टू इक्विटी में देखेंगे तो 0.55, तो 1.00 से कम है। तो 1.50 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत कर्जा है। उसके कंपेयर में देखते हैं कि कंपनी का यहाँ पे रिजर्व कितना है, रिजर्व 184 करोड़, ठीक है। तो रिजर्व भी यहाँ पे कंपनी का है और इसका हाई प्राइस गया था 52 वीक हाई 252 रुपीज और लो था 118। तो अभी प्राइस है बिल्कुल 52 वीक लो में, आप बोल सकते हैं कि इसका अभी शेयर प्राइस है। और कंपनी का ROC रिटर्न ऑन कैपिटल भी बहुत अच्छा है 16% और ROE 14%। तो इसका ये मतलब नहीं कि बाय कर लो, ठीक है ना भाई। अभी थोड़ा सा मैं मान रहा हूँ कि अभी अंडर वैल्यूड है, बहुत ही छोटा कंपनी है। मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा गिर सकता है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में अभी गिरावट का माहौल है, अभी बहुत पैनिक बना हुआ है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है। तो हो सकता है कि अभी भी बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करे, हो सकता है कि 10-15% गिरावट बने। तो जब तक मार्केट में कुछ गुड न्यूज नहीं आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट में वेट एंड वॉच करना चाहिए और धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करना चाहिए जैसे जैसे गिरावट होता है। और इस कंपनी का फिलहाल देखते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 13.7%। तो ठीक है, ओके। देखो छोटा कंपनी है तो मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। और इसके अलावा गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर में देखेंगे, मेरे हिसाब से स्काई गोल्ड काफी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में सबसे ज्यादा आगे है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्काई गोल्ड बहुत अच्छा है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ स्काई गोल्ड का बहुत अच्छा है और उसका प्रोडक्ट क्वालिटी काफी बेहतर है। इसके पहले सेनको गोल्ड का एक वीडियो किया हूँ, तो आप जाकर वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं, तो आपको बहुत तगड़ा नॉलेज आएगा। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया है, 75% है। तो आप समझ सकते हैं इतना छोटा कंपनी में भाई कंपनी को ऑपरेटिंग चलाएगा कौन, प्रोमोटर। तो प्रोमोटर का यहाँ पे स्टेक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और प्रोमोटर का यहाँ पे कर्जा देखेंगे, प्रोमोटर का यहाँ पे प्लेस देखेंगे, प्रोमोटर का यहाँ पे प्लेस नहीं है। तो प्रोमोटर का यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डिंग है 75%, तो यहाँ पे प्लेस परसेंटेज में यानी कि कोई भी गिरे भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सही लगा। और इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे और एक चीज क्या है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 11% और अभी लेटेस्ट क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया था वो भी 11%। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब 100 रुपये का प्रोडक्ट मान लीजिए बाय करते हैं, ठीक है, यानी कि सेल करते हैं, सॉरी, तो उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 11, तो यहाँ पे 111 रुपये में यानी कि 11 रुपीज यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। तो वहां से प्रॉफिट जनरेट होता है। बहुत ही कंपटीशन का मार्केट रहता है। और अदर ज्वेलरी गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर के मामले में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे यहाँ पे काफी तगड़ा दिखाई दे रहा है। चलिए अभी लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं कि कैसा है, बाकी का ईयर ऑन ईयर और प्रोमोटर होल्डिंग और इसके अलावा अदर डेटा चेक करते हैं। तो जो भी प्रो एंड कॉन डेटा निकलेगा तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, डेफिनेटली यहाँ से कुछ आपको वैल्यू कंटेंट मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर दिसंबर 2023 में 75% और अभी भी 75% का स्टेक होल्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे काफी सही लगा कि भाई प्रोमोटर स्टेबिलिटी होना चाहिए किसी भी कंपनी में। मैं इन्वेस्ट वहां पे करना पसंद करता हूं, प्रोमोटर स्टेबिलिटी, और साथ में FIDI थोड़ा सा होल्डिंग इंक्रीज करे। और FI देखते हैं 2023 4.33% और अभी 0.99। भाई FI ने यहाँ पे काफी माल बेच चुके हैं। और DI देखते हैं बट अभी भी 0.90% है। मतलब प्रोमोटर इस कंपनी को कुछ ना कुछ तो, सॉरी, मतलब FI
इस कंपनी के अंदर कुछ तो दिखा, तभी जाके यहाँ पे 4.33% स्टेक होल्ड किए थे। तो उसके बाद में भाई काफ़ी सारा स्टेक सेल कर चुके हैं। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगा। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखते हैं 2023 में 3.03% और अभी 1.89%। तो भाई इतना छोटा कंपनी में लगभग 558 करोड़ की कंपनी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग सॉरी एफआई और डीआई मुझे स्टेक होल्डिंग ठीक है, ओके 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 लगा। आप वार रिन्यूएबल में देखेंगे कहीं सारा बड़े बड़े कंपनी के अंदर भी एफआई डीआई पहले से इतना स्टेक होल्डिंग दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे इतना छोटा कंपनी में भी एफआई एंड डीआई का स्टेक होल्डिंग होना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा पब्लिक 17% था और अभी 22% पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ओवरऑल यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ओके ओके निकल के आ रहा है। काउंटेड यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखते हैं 5 ईयर में, 5 ईयर 10 ईयर डेटा नहीं है, 3 ईयर 45% और ट्रेलिंग 12 मंथ 3 ईयर में सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 14%, थोड़ा सा सेल्स थोड़ा सा गिरा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर 32% बहुत बढ़िया है और ट्रेलिंग 12 मंथ यहाँ पे गिरावट है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। एनीवे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह आगे डिटेल डेटा क्या है देखते हैं। ईयर ऑन ईयर है प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। सेल्स यहाँ पे 182 करोड़ और मार्च 2024 में 327 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स आप देख सकते हैं, सेल्स यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में 479 और अभी Q4 का रिजल्ट Q4 का अभी आना बाकी है सेल्स रिजल्ट, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 500 to 550 यहाँ पे टच हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 था और अभी यहाँ पे 11 हो चुका है, तो पहले से स्टेक बढ़ चुका है। बट बीच में यहाँ पे एक टाइम में एक 19 का लगाया था, उसके बाद में यहाँ पे 11, 13, 12 मतलब एक ठीक है कंसिस्टेंसी मेंटेन है पहले से, मतलब बड़ा है ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन है बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2020 में 3 करोड़ और अभी 2024 में 22 करोड़। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे धीरे धीरे भाई बढ़ रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 33 करोड़ और भी एक क्वार्टर बाकी है, तो यहाँ पे 40 to 45 करोड़ टच हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भाई हर बार यहाँ पे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर 7 रुपीज 51 पैसा और अभी 5 रुपीज। तो पहले से अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा यहाँ पे गिरा है। बीच में एक टाइम में 2021 में 24 रुपीज हुआ था, बीच में एक टाइम 36 रुपीज हुआ था, कब 2022 में। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि हम लोग एक शेयर खरीदते हैं ना, तो उसके बदले में यहाँ पे जो 8 रुपीज हम लोग को कमा के देता है, जो ये शेयर प्राइस में नहीं कमा के देता है, मतलब एक्चुअली जो ग्रोथ में रियल में, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है ठीक है ना, हम लोग ने किसी पार्टनर के साथ में ऐड हुए, तो एक शेयर का जो भी प्राइस है, तो वो एक प्राइस जो खरीदता है उसमें से इतना 8 रुपीज वो कमा के देता है। तो आपको इससे यहाँ पे वैल्यूएशन निकल के आता है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिसंबर 2022 में 92 करोड़ 78, 74, 116 एक बड़ा हाई लगाया, उसके बाद में कंसिस्टेंसी मेंटेन किया और फाइनली दिसंबर 2024 में 192 एक बड़ा हाई लगाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% और अभी भी 11%, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट 6 करोड़ था और 2024 में 8 करोड़ और अभी दिसंबर 2024 में 13 करोड़। तो यहाँ पे भाई नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इतना छोटा कंपनी है, छोटा कंपनी में कई बार क्या होता है लॉस में चला जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पे डिप में चला जाता है। तो बट यहाँ पे 2024 में यहाँ पे मार्च 2024 में थोड़ा सा डाउन लगाया था, उसके बाद में बैक टू बैक में यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अर्निंग पर शेयर भी 14 रुपीज 82 पैसा था, तो अभी अर्निंग पर शेयर यहाँ पे भाई गिरा है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगा भाई, इससे ये पता चलता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट के मामले में, अर्निंग पर शेयर के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा वॉलिटिलिटी है भाई। तो इसके वजह से स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे 45% यहाँ पे गिर चुका है। तो इस स्टॉक्स में हमेशा स्मॉल कैप स्टॉक्स है, अमाउंट आपको स्मॉल लगाना चाहिए। देखो यहाँ पे रिस्क भी हाई है और रिवॉर्ड भी हाई है, लेकिन अभी रिवॉर्ड बिल्कुल लो है, अभी रिवॉर्ड बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अभी मार्केट में पता नहीं क्या है, अब की कब तक क्लियर होगा। अभी टैरिफ को लेके पूरे दुनिया में वार छिड़ा हुआ है, तो पता नहीं टैरिफ कब तक क्लियर होगा। और आगे आने वाले दिनों में अगर जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ता है, अच्छा होता है, सुधार होता है, और साथ में अगर क्वार्टर 4 रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर 4 रिजल्ट में अगर कुछ सुधार होता है कंपनी का, क्योंकि देखो ओवरऑल स्टॉक्स यहाँ पे गिर चुका है और पी बिल्कुल करेक्शन हो चुका है और वैल्यूएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल में हो चुका है भाई। इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी मतलब पैसा उड़ चुका है, कहीं इन्वेस्टर का पैसा बहुत ही मतलब 50% पोर्टफोलियो मतलब क्रैश हो चुका है। तो यहाँ पे जो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ से पैदा होता है, इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आरबीजेड ज्वेलर्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स में जिस किसी ने भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो 3 साल 5 साल 10 साल में सबसे ज्यादा तगड़ा अमाउंट बनाएंगे। ये रियलिटी है, क्योंकि कोविड के बाद में ये दिखा दिया था। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में नॉलेज की जरूरत है, आपको नॉलेज समझने की जरूरत है, और साथ में आपको डेटा निकाल के देखना है, 10 साल 15 साल 20 साल का देखना है कि भाई स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो उसके बाद में चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। और ऐसा नहीं कि यार अच्छे कंपनी होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए। और स्मॉल आप एक स्टॉक्स में सारा पैसा बल्क में डाल देंगे, बिल्कुल पैनिक होकर डाल देंगे, एक टाइम में आपको कमा के दिया, इसका ये मतलब नहीं आप उसी स्टॉक्स के अंदर में फंसा हुआ रहेंगे, तो फिर वो गलत बात है। आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। और आपको आपके पास अगर अमाउंट छोटा है तो
तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए आपके पास 5 लाख है तो मिनिमम 10-15 स्टॉक्स रखना चाहिए। अगर 10 लाख है तो कम से कम 20 से 25 स्टॉक्स आप रख सकते हैं। तो वहाँ पे इक्वल अमाउंट में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और जैसे जैसे गिरावट होता है, ऑलरेडी मैक्सिमम स्टॉक में 50% यहाँ पे एवरेज करेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं और बाकी का अमाउंट हमेशा थोड़ा सा कैश में रहना चाहिए। और आने वाला दिनों में और भी अगर 10-10%, 15% करेक्शन हो तो वहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी टाइप का स्टॉक्स रखना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कंपैरिजन में देखेंगे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा किसका है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर डेटा निकलता है। गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर के सारे स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है 118%, किसका है, पीसी ज्वेलर्स का है। और प्रॉफिट ग्रोथ 144% है। तो भाई इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सबसे ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं कि रिटर्न सबसे ज्यादा दे देगा, आगे 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 सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इस तरीके से होगा। बट यहाँ पे जो एक चीज डेटा जो दिखा रहा है तो उसके हिसाब से पीसी ज्वेलर्स का ज्यादा है। और उसके बाद में किसका ज्यादा है, 99 और 228 स्काई गोल्ड। भाई देखो ये दो कंपनी है ना, यहाँ पे रिटर्न भी बैक टू बैक बहुत अच्छा देता है, बट इसका ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन बहुत अच्छा है। और उसके बाद में अगर किसी का अच्छा है तो वह है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स भाई वही मार्केट का काफी ट्रेंडिंग है। कल्याण ज्वेलर्स मतलब सेल्स के मामले में भाई इसका प्रोडक्ट काफी मतलब काफी प्रीमियम सेगमेंट में रहता है। तो आप अगर कल्याण ज्वेलर्स में जाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा शोरूम में जो इसका प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है। जो मैं आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया ना, कौन सा, सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड में देखेंगे क्या होता है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। उसके अंदर में जो प्रोडक्ट, जो गोल्ड एंड ज्वेलरी है ना, वो भाई लो क्वालिटी में है, मीडियम क्वालिटी में, मतलब काफी ज्यादा 72,000 प्रोडक्ट है। एंड ज्वेलरी में 1,30,000 है। तो मतलब मैक्सिमम आप कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी चाहेंगे सभी टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो काफी डिफरेंट है। तो आपको इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बीएसई एंड एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो कोई ऐसे स्टेज में नहीं है। इसका प्राइस बेट 20% है। अगर लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगे तो 20% यहाँ पे लग सकता है। और यहाँ पे इसका हाई प्राइस गया था 252 और 118, जो आपको मैं पहले ही बताया। और इसका मार्केट कैप अभी 558 करोड़। ज्वेलर्स का अभी क्वार्टर रिजल्ट आया था। क्वार्टर रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया, 11 फरवरी को आया। यहाँ पे सबसे पहले लेटेस्ट क्वार्टर का सेल्स देखते हैं, 194 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर 117 करोड़, लास्ट ईयर 116 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 67% से ग्रोथ हुआ। और प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, 117 था प्रीवियस क्वार्टर और लेटेस्ट क्वार्टर 194। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद में देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ईयर ऑन ईयर 93% से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, यहाँ पे भी लगभग डबल हो चुका है। मतलब 8 करोड़ था और यहाँ पे 13 करोड़ हो चुका है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है और ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है। और अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर 92% ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे ठीक है, एक डिसेंट अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल आरबीजेड ज्वेलर्स का क्वार्टर रिजल्ट भाई बहुत ही अच्छा आया। और यहाँ से आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। तो उसके बाद में जब यहाँ पे एक बड़ा गिरावट हुआ था, गिरावट के बाद में एक अच्छा रैली देने स्टार्ट किया था इस कंपनी ने। तो ऑलरेडी ओवरऑल स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया और ये टैरिफ वैरिफ ये सब बबल की वजह से, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालने की वजह से यहाँ पे गिरावट का जबरदस्ती पैनिक में बना है। लेकिन आगे अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट में गुड न्यूज आ जाता है तो पहले ऐसे स्टॉक भागने लगेगा। तो उससे पहले देखना होगा कि अगर Q4 का रिजल्ट यहाँ पे अगर और बढ़िया आ जाता है ना भाई, इस स्टॉक मल्टीप्लिकेटर डेफिनेटली बन सकता है, मल्टीप्लिकेटर रिटर्न दे सकता है अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ जाए। क्योंकि अभी Q3 का तो रिजल्ट अच्छा आया, ठीक है, और बाकी का डेटा यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में FI और DI ने थोड़ा सा माल बेचे है, मैं मानता हूँ। लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग काफी स्टेबल है। तो यहाँ पे Q4 का आने वाला दिनों में कैसा रिजल्ट आता है तो उसके बेस पे डिपेंड करता है। और अगर मार्केट में गुड न्यूज़ आ जाए और हमारे फॉरेन इन्वेस्टर, हमारे मतलब इंडिया में अगर फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे तो और Q4 का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो भाई यहाँ से ये शेयर डेफिनेटली आगे जा सकता है। तो स्मॉल कैप अमाउंट है तो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा। और अगर ऐसे स्टॉक क्या होता है जब गिरावट में पिट जाए, गिर जाए ना, तो बिल्कुल सस्ते के कचड़े के भाव में मिले ना भाई, ऐसे स्टॉक में थोड़ा बहुत अमाउंट डाल देना और भूल जाना 2 साल 5 साल के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा पैसा बन सकता है। देखो स्मॉल कैप अमाउंट जितना हाई रिस्क होता है ना और इतना हाई रिवॉर्ड होता है। और स्मॉल कैप अमाउंट स्टॉक्स को कब खरीदना चाहिए, जब वो 60%, 70%, 80% गिर जाए, पिट जाए और उसके साथ में सारा डेटा उसका अच्छा रहे, ठीक है ना, तब जाके स्मॉल कैप स्टॉक्स बाय करने का सही मौका होता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास करोड़ों का अमाउंट है ना, वो इतना छोटा स्मॉल कैप में नहीं आते। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स में आते हैं। उसका पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा कैसे मेंटेन रखना है कि अचानक उड़ ना जाए। तो उसको अगर ईयर ऑन ईयर अगर 10 to 15% में मिल जाता है ना तो भाई उसके लिए बहुत है, उसके लिए बहुत है। उसको वहाँ पे बस फोकस क्या करना है भाई, उसका अमाउंट कहीं पे उड़ना नहीं चाहिए 60-70%। तो उसके लिए क्या है, वो लोग स्मॉल कैप अमाउंट पे इन्वेस्ट करते भी हैं तो बहुत ही छोटा, मिनिमम, मतलब उसका पोर्टफोलियो के हिसाब से 1%, 0.5%। तो बाकी का बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो बड़े बड़े कंपनी क्या होता है, ना इतना ज़्यादा हाई रिटर्न देता है ना इतना ज़्यादा गिरता है, तो वो धीरे धीरे कच्छों का जैसा चाल चलता रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बड़े इन्वेस्टर का पैसा वहाँ पे सेफ रहता है। तो भाई देखो कोई FD वगैरह करेंगे तो कितना रिटर्न देगा, मतलब 7% या 8%, उसके ऊपर से टैक्स वगैरह रहेगा। आप टाइम में विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको जब भी जरूरत होगा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत सारा तो रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कैसा है कि आपकी मर्जी, आप जहाँ से वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करो, निकालो, दूसरे को स्टॉक में डालो, कभी भी कहीं किसी में डालो। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपको एक रेस्ट्रिक्ट लगा रहता है कि आप 1 साल के पहले उठाएंगे तो आपको इतना 10%, इतना आपका अमाउंट कट सकता है।
तो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट लगा रहता है। तो मुझे यार, मैं भी पहले एक टाइम में म्यूचुअल फंड में था, तो मुझे अभी म्यूचुअल फंड बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि मुझे अभी स्टॉक मार्केट का मैक्सिमम नॉलेज है और मैं नॉलेज हर डेली का डेवलपमेंट करने की कोशिश करता हूँ, हर डेली का नए नए सीखता हूँ और नए नए सेक्टर में मैं भी एंट्री करता हूँ, नए नए सेक्टर को जानता हूँ, समझता हूँ, बिल्कुल करीब से स्टडी करता हूँ। तो इसलिए मुझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल समझ में आता है। और आप लोग भी भले कोई भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, मान लो कुछ भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का भाई नॉलेज डेवलपमेंट करने की जरूरत है। क्या हमारे गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि हमारे देश के पब्लिक स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ ये कोई सट्टाबाजी नहीं है, कुछ नहीं है भाई। आप अच्छे कंपनी में आप वहाँ पे आप शेयर बाय कर सकते हैं, कोई कोई सट्टाबाजी नहीं है, और आप लॉन्ग टर्म तक बने रहिए। आप अगर मान लीजिए कहीं पे वो कुछ करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, SIP कोई कंपनी में, LIC वगैरह, तो ठीक है, LIC ठीक है, समझ में आता है, LIC काफी स्टेबिलिटी है और आपको वहाँ पे गारंटी सिक्योरिटी मिलता है कि भाई आपको रिटर्न मिलेगा इंश्योरेंस के तौर पर। लेकिन आपको अगर फ्यूचर आपको बनाना है ना, आप अगर मान लीजिए 15,000 का आप सैलरी मिल रहा है ना, तो आप अगर मंथली अगर मान लीजिए 1,000 के भी अगर SIP करके स्टॉक मार्केट में, एक स्टॉक मार्केट में अभी अभी से स्टार्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप है ना 10 साल में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट आपका बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। स्टॉक मार्केट ऐसा है कि आपको मतलब 10-20-50 हज़ार लगा के आपको मतलब 10-20-50 लाख करोड़ों भी आपको बन सकते हैं भाई। ये रियलिटी है, एकदम पक्का है, ये हुआ है ऐसा। मैं कोई हवाबाजी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एकदम बिल्कुल फैक्ट में बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए। और आप लोग कमेंट्स करके कुछ सुझाव दो यार, कुछ सही लगा, गलत लगा। और वीडियो अगर सही लगा तो लाइक करना यार, अगर सही नहीं लगा तो बिल्कुल मतलब डिसलाइक करना, तो मुझे, ताकि मैं अपग्रेड कर सकूँ और बेटर कर सकूँ, क्या सही है, क्या सही लगा और क्या गलत लगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।